क्या मैं घर वापस आ गया हूं? सुनिए जी, घर में पानी खत्म हो गया है और गांव के पास में जो कुआं है उसमें पानी सूख गया है और घर में पीने के लिए पानी नहीं है। इसलिए आप गांव के पास वाले नदी में जाइए और पानी लेकर आइए। गांव के सभी लोग वहीं से पानी लेकर आ रहे हैं। ठीक है मीना, तुम जल्दी से मुझे घड़ा ला कर दो। मैं अभी गांव की नदी के पास से पानी लेकर आता हूँ। वैसे भी गर्मी का मौसम है और गांव में एक ही कुआं है, तो पानी तो सूखेगा ही ना। अब हम गांव वालों के पास वो नदी ही है जहां से हम पानी लाकर पी सकते हैं। ये क्या, तालाब के पास इतनी भीड़ क्यों है और गांव के सभी लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो मैंने यह लाइन नहीं देखा था। आज ही मैं इस नदी में इतनी भीड़ देख रहा हूं और लोग लाइन लगाकर खड़े हैं। क्या हुआ? वहां इतनी भीड़ क्यों है और गांव के सभी लोग लाइन लगाकर क्यों खड़े हैं? गर्मी का मौसम आ गया है और गांव में पानी की कमी हो गई है, इसीलिए गांव के लोग नदी से पानी ले जा रहे थे। इसीलिए मुखिया ने गांव के लोगों से कहा कि वो नदी से ज्यादा पानी ले जाकर जल्दी ही पानी खत्म कर देंगे। पानी जल्दी खत्म ना हो और लोग बेकार में पानी का इस्तेमाल ना करें। इसीलिए गांव के मुखिया ने नदी से पानी ले जाने वालों के लिए पाबंदी लगा दी। अब जितने पैसे गांव के लोग देंगे उतना ही पानी मिलेगा। यह तो गलत बात है। भला पानी में भी कोई व्यापार करता है क्या? गांव के लोगों से पैसे वसूल कर पानी देना मुझे तो कहीं से भी यह सही नहीं लगता है। हम सबको मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। आखिर कब तक हम पैसे देकर पानी खरीदेंगे? मेरे पास 50 रुपये है। इतने पैसे में आप मुझे कितना पानी देंगे? तुम्हारे पास सिर्फ 50 रुपये है, तो इतने में तुम्हें सिर्फ आधा घड़ा ही पानी मिलेगा। या आप क्या कह रहे हैं? आधा घड़ा पानी में मैं कितने दिनों तक पानी पी पाऊंगा? यह तो मेरे घर में जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करूं? तुम सबको फ्री में पानी दे दूं ताकि तुम सब ज्यादा पानी ले जाकर जल्दी ही पानी खत्म कर दो और गांव में पीने के लिए भी पानी ना बचे। जितना मिल रहा है उतना ही लेकर जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी पीना है। यहाँ से बहुत सारे लोग गए और मैंने बहुत लोगों से पानी मांगा,
लेकिन किसी ने भी मुझे पानी नहीं पिलाया। वो भी क्या कर सकते हैं, उनकी मजबूरी है। लोग पैसे देकर पानी खरीद रहे हैं, इसीलिए वह एक बूंद पानी भी किसी को नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब तुम भी मुझे पानी नहीं दोगे? क्या मुझे प्यासे ही रहना पड़ेगा? अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा जीवन यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, और वैसे भी प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है। मैं अभी तुम्हें पानी पिलाता हूँ। मुझे पानी पिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई। मैं बहुत से लोगों से पानी मांगा, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, लेकिन तुमने बिना किसी स्वार्थ की मेरी मदद की है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यह मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पानी देने की वजह से किसी की जान बच गई। अगर मेरी मदद करने से किसी की भलाई हो जाती है तो मैं सबकी मदद करना चाहता हूं। तुम एक भले इंसान हो और तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए बदले में मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। क्या तुम अपना घड़ा मुझे दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, ये लो। यह तुमने क्या किया? मेरे घड़े को तोड़ क्यों दिया? अब तुम्हारा यह घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई घड़ा है। इस घड़े में तुम जितनी बार पानी डालोगे और वही अपनी तुम जब किसी दूसरे बर्तन में या गिलास में डालोगे तो वो पानी सोना बन जाएगा, और यह सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई दूसरा यह काम नहीं कर सकता है। तुम भी वैसी बातें कर रहे हो। मुझे तो इन सब बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मेरा काम सिर्फ तुम्हें बताना था। इसके बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि यह घड़ा एक जादुई घड़ा है, और तुम इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करते हो वो तुम पर निर्भर करता है। आप आ गए। मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। घर में एक बूंद पानी नहीं है और आपको आने में बहुत देरी हो गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी पीना है। हाँ मीना, मुझे घर आने में बहुत देर हो गई, क्योंकि गांव के मुखिया ने नदी के पास सभी गांव वालों से पैसे ले रहे हैं पानी देने के बदले। अब हमें पैसे देकर पानी लेना होगा, तभी हमें पानी मिलेगा। और मुझे यह बात पहले से पता नहीं थी, इसीलिए मैं ज्यादा पैसे लेकर नहीं गया था। मैंने सिर्फ 50 रुपये दिया, इसीलिए मुखिया ने मुझे आधा ही घड़ा पानी दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं? पीने के पानी के लिए भी अब पैसे देने होंगे? भला पीने के पानी के लिए भी कोई पैसे लेता है? आप परेशान मत होइए, हम आज रात को ही नदी जाकर पानी भरकर ले आएंगे। तुम सही कह रही हो मीना, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमें पैसे देकर ही पानी लेना होगा, क्योंकि वह मुखिया दिन रात नदी के पास पहरेदारी कर रहा है। वो सब छोड़ो मीना, तुम्हें प्यास लगी है ना?
जाओ एक गिलास लेकर आओ और पानी पी लो। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। इस ग्लास में पानी डालते ही पानी सोने में बदल गया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? सच में यह पानी तो सोना बन गया। इसका मतलब उस कौवा ने मुझसे सच कहा था। क्या एक कौवे ने आपसे क्या कहा था? पानी लेकर जब मैं घर वापस आ रहा था तो रास्ते में एक कौवा मुझे मिला था। उस कौवे को बहुत प्यास लगी थी। कौवे ने बहुत से लोगों से पानी मांगा, लेकिन किसी ने भी उस कौवे को पानी नहीं पिलाया। लेकिन जब उस कौवे ने मुझसे पानी मांगा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उस कौवे को पानी पिला दिया। तभी उस कौवे ने मेरे घड़े को अपनी चोंच से तोड़ दिया और मुझसे कहा कि अब मेरे पास जो घड़ा है वो कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि एक जादुई घड़ा है। इस घड़े से मैं जिसमें भी पानी डालूंगा वो सोने में बदल जाएगा। उस वक्त तो मैंने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी मुझे पूरा भरोसा नहीं है। मैं एक बार फिर इस घड़े की परीक्षा लेकर देखता हूं। मेरा तुम कोई दूसरा बर्तन लेकर आओ, मैं उसमें पानी डालकर देखता हूं। अगर ऐसी बात है तो आप इस बाल्टी में पानी डालकर देखिए, सोना बनता है या नहीं। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि उस कौवे ने मुझसे सच कहा था। मैं तो बेकार में ही उस कौवे की बात को मजाक में ले रहा था, लेकिन उस कौवे ने मुझसे सच कहा था। सोना बेचकर आपको इतने सारे पैसे तो मिल गए, लेकिन आप इतने पैसों का करेंगे क्या? मीना, सबसे पहले तो इस पैसे से हमें जितने पानी की जरूरत है हम उतना पानी खरीद कर ले आते हैं। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि हम आगे क्या करेंगे। यह लो पैसे और यह दोनों घरों में पानी भर दो। एक दिन में ही तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आ गया? तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरे पास पैसा कहीं से भी आया, तुम्हारा काम है पैसे लेकर पानी देना। जल्दी से हमारे दोनों घड़े में पानी भरकर हमें दे दो। वैसे भी यह तालाब तुम लोगों का नहीं है जो इसमें कब्जा जमाकर बैठ गए हो। हमने अपनी जरूरत के हिसाब से
तो बहुत ज़्यादा पानी ले लिया है, लेकिन आप इतना सारा पानी का करेंगे क्या? मीना, इतने सारे पानी से मैं सोना बनाऊंगा। आप इतना सारा सोना बनाएंगे तो उससे तो बहुत सारा पैसा आपको मिलेगा। आप इतने पैसों का क्या करेंगे? मीना, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। क्या बात है मोहन, आज खाली हाथ आए हो? आज तुम्हें पानी लेकर नहीं जाना है क्या? नहीं, आज मैं आपसे पानी खरीदने नहीं आया हूँ, बल्कि यह पूरा तालाब खरीदने आया हूँ। बताइए आपके इस पूरे नदी की कीमत क्या है? मैं यह नदी ही खरीदना चाहता हूँ। मोहन, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तुम्हारी औकात एक घड़े पानी लेने की नहीं थी और तुम मुझे पूरा नदी खरीदने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है नदी में कितना पानी है? इसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता है और तुम उसकी कीमत की बात कर रहे हो। मजाक मैं नहीं कर रहा हूं, मजाक आप कर रहे हैं। आप बस इतना बताइए कि इस नदी की क्या कीमत है। इस नदी की तो कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम मुझे इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें बोल ही देता हूं। 1 करोड़। बताओ, ये दे सकते हो? तो मुझे 1 करोड़ दो। यह लीजिए आपकी 1 करोड़। आज से यह तालाब हमारा हुआ। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए? आप अपने पैसे रखने से मतलब रखिए। मेरे पास पैसे कहां से आए इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। गांव के सभी लोगों से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज से यह नदी मेरा है और मैं आज आप सभी को यहां से पानी फ्री में ले जाने की इजाजत देता हूं। आज के बाद से आप सभी को नदी से पानी ले जाने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप सब अपनी जरूरत के हिसाब से जितनी मर्जी उतना पानी यहाँ से लेकर जाएंगे और आपको पानी के पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी तरफ से पूरे गांव वालों के लिए तोहफा है। सुना तुम सबने? आज से हमें पानी लेने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। मोहन, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम नहीं जानते तुमने हम गरीबों के लिए कितनी बड़ी मदद की है। एक तो गर्मी में वैसे भी पानी की कमी से हम लोगों को दिक्कत है, ऊपर से नदी के पानी के लिए भी पैसे देना पड़ता था। तुम्हारी वजह से हमारी बहुत मदद हो गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मोहन। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि जिनको नहीं पता है उन्हें भी यह बात बता दिया जाए। इस नदी से पानी ले जाने के लिए किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। यह सब क्या हो रहा है? मुझे तुम्हें अपना नदी नहीं बेचना है। यह लो, तुम अपने पैसे वापस लो। मैं यह नदी तुम्हें नहीं बेचा हूं। मैंने आपसे नदी खरीद लिया है और अब मैं इतने से पैसे में आपको नदी वापस नहीं दूंगा। अगर आपको यह नदी वापस चाहिए तो आपको मुझे 10 करोड़ रुपए देना होगा, तभी मैं आपको यह नदी वापस कर दूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अभी इस मोहन को इसकी जगह बताओ। खबरदार, जो तुम सब एक कदम आगे बढ़े तो। अगर तुम सब ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम सब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने बहुत अत्याचार किया है हम सब पर, अब हम तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहेंगे। अब तुम सब हम सब को पानी ले जाने से रोक नहीं सकते हो। अगर तुम सब ने हमें रोकने की कोशिश की तो हम पूरे गांव के लोग मिलकर तुम सबको यहां से भगा देंगे और इस गांव में रहने नहीं देंगे। तुम सबके लिए यही अच्छा होगा कि यहां से चले जाओ। अब मुखिया के यहाँ पानी खत्म हो जाता है। मुखिया गांव के लोगों से पानी मांगता है, लेकिन कोई भी मुखिया की मदद नहीं करता है और फिर मुखिया को अपने गलती का एहसास हो जाता है।
और मुखिया माफी मांगने के लिए मोहन के घर जाता है। मोहन, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरे घर में एक बूंद पानी नहीं है। मुझे पानी दे दो मोहन। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है और अब आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। वो नदी पूरे गांव का है। उस नदी में किसी का अधिकार नहीं है। जिससे जितने पानी की जरूरत है वह उतना पानी वहां से ले जा सकता है और आप भी वहां से पानी ले जा सकते हैं। आपको भी वहां से पानी ले जाने के लिए कोई मना नहीं करेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तुम्हारी वजह से ही अपनी गलती का एहसास हुआ है। अगर तुम ना होते तो मुझे समझ में ही नहीं आता मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। और बताओ मोहन, तुम कैसे हो? तुम यहाँ कब आए? तुम्हारी वजह से पूरे गांव के लोगों को पानी मिल रहा है। तुम नहीं जानते, तुम्हारी वजह से गांव के लोगों को पानी देने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गांव के सभी लोग अपने घरों में पानी लेकर जा रहे हैं। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गांव के लोगों को पानी मिल रहा है। मैं तो ऐसे ही लोगों की ही मदद करता हूँ जो दूसरों की मदद करे। मेरा तो काम ही है तुम जैसे लोगों की मदद करना। लेकिन तुमने मेरे दिए हुए सोने का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि दूसरों की मदद की, और मैं ऐसे ही लोगों की मदद करता हूँ। अब वह समय आ गया है कि मैं तुमसे अपना वो सोना वापस ले लूं। जल्दी से अपना वो घड़ा लेकर आओ। रीता, ओ रीता, कहाँ चली गई? अभी तक हल्दी का लेप लेकर क्यों नहीं आई है? कितनी देर से मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार कर रही हूँ। रीता, ओ रीता। क्या हुआ रानी, तुम इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ, देखिए ना, मैंने रीता को हल्दी वाला लेप लाने को कहा था। इतनी देर हो गई है और अभी तक वो हल्दी वाला लेप लेकर नहीं आई है। मैं यहाँ बैठकर कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और वो अभी तक नहीं आई है। पता नहीं कहाँ जाकर बैठ गई है। रानी, तुम अपनी ये सब काम खुद भी तो कर सकती हो। अपनी छोटी बहन को तुम ये सब काम क्यों देती हो? उसे और भी काम होते हैं। वो मेरे साथ खाना बनाने में मेरी मदद कर रही थी। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपना ये सुंदर चेहरा और अपने गोरे गोरे हाथों को गंदा करने जाऊंगी? अब मेरे पास यही काम रह गया है क्या? नहीं, मैं ये सब काम नहीं करूंगी। ऐसा करने से मेरी सुंदरता खराब हो सकती है। बेटी रानी, रीता तुम्हारी छोटी बहन है और तुम उससे अपने काम नहीं करवा सकती हो।
वो तुम्हारी छोटी बहन है, उसे इतना बड़ा बड़ा काम दे दोगी तो वो कैसे करेगी? माँ, रीता को मैंने इतना बड़ा भी काम नहीं दिया है कि वो कर नहीं सकती है। माँ, एक बात सच सच बताना, मेरी ही बहन है वो, क्या सच में वो आपकी बेटी है? ये तुम क्या कह रही हो रानी? माँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर रीता आपकी ही बेटी है और मेरी ही बहन है तो मैं इतनी गोरी और इतनी सुंदर हूँ और रीता एकदम काली है, उसका रंग सांवला है और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। दीदी, मैं आपके लिए हल्दी का लेप ले आई हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पर रख दो और यहाँ से चली जाओ। हल्दी का लेप लेकर तुमने मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया और मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपना ये काला चेहरा लेकर मेरे पास बार बार मत आया करो और जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुम्हारा चेहरा देखना। रूप का सुंदर होना अच्छा है, लेकिन अपनी सुंदरता पर इतना घमंड करना सही नहीं है रानी। भगवान तुम्हें थोड़ी बुद्धि दे। मैं इतनी सुंदर हूँ और मेरे जितना सुंदर कोई नहीं है, तो मैं अपनी सुंदरता पर क्या थोड़ा सा भी घमंड नहीं करूँ? बेटी रीता, अपनी बड़ी बहन की बातों का बुरा मत मानना। तुम तो जानती ही हो उसे अपने रूप का बहुत ही घमंड है और भगवान ने उसे बुद्धि बिल्कुल भी नहीं दी है। इसलिए तुम्हें अपनी बड़ी बहन की बातों का बुरा नहीं मानना है। नहीं माँ, मैं दीदी की बातों का बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन दीदी सही तो कहती है। आप और पिताजी और दीदी कितनी सुंदर है और मैं आप तीनों से बिल्कुल अलग हूँ। मेरा रंग काला है और मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती हूँ। माँ, कभी कभी मेरा भी मन आपसे यही पूछता है कि मैं आप ही की बेटी हूँ ना। दोबारा से तुमने ये बात कही ना तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और मेरी बेटी का रंग काला हो या गोरा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि स्वभाव से मेरी बेटी बहुत सुंदर है। मेरी छोटी बेटी जैसा सुंदर और कोई नहीं है। माँ, आप अपनी सिर्फ छोटी बेटी से ही प्यार करती हैं। आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हैं। आप अपनी छोटी बेटी से गले मिलती हैं और मुझसे तो कभी भी गले नहीं मिलती हैं। क्या आप सिर्फ अपनी छोटी बेटी को ही मानती हैं और मुझे नहीं मानती हैं? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटी रानी, तुम ही तो कहती हो ना कि मैं तुमसे दूर रहूं। मेरे छूने से तुम्हारी सुंदरता खराब हो सकती है, इसलिए मैं तुम्हारे नजदीक नहीं आती हूँ। आप दोनों को बहुत ही मजा आ रहा है मेरा मजाक बनाकर। चलो मेरे साथ बाहर चलो। दीदी, आप इतनी धूप में कहाँ जाना चाहती हैं? आपको तो पता ही है धूप में जाने से आपकी सुंदरता खराब हो सकती है। फिर आप इतनी धूप में कहाँ जाना चाहती हैं? मुझे देखकर तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी ना रीता। आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझे देखकर हंसने का नतीजा क्या होता है। क्या हुआ दीदी, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना, आप इतनी धूप में कहाँ जाना चाहती हैं? मैं मोहन अंकल के आम के बागान जाना चाहती हूँ। मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है, इसलिए मैं अभी मोहन अंकल के आम के बागान जाऊंगी और मीठे मीठे आम खाऊंगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, जो इतनी धूप में रीता तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ? इतनी धूप में मैं अकेली जाऊँ? मैं अकेली जाऊंगी तो मेरा रूप रंग काला नहीं हो जाएगा?
इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? हल्दी लेप लगाने का क्या फायदा होगा जब मैं काली हो जाऊंगी? नहीं, मैं इतनी धूप में अकेले नहीं जाऊंगी। मेरे साथ रीता भी चलेगी और ये छाता लेकर मेरे साथ चलेगी और मुझे धूप से बचाएगी। रीता तुम्हारी कोई दासी नहीं है जो वो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ जाएगी। उसे भी बहुत सारे काम है और तुम्हारे काम की वजह से उसे कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। माँ, इसमें कष्ट वाली कोई बात नहीं है। दीदी का काम करने से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं दीदी के साथ जाऊंगी। दीदी, आप आगे आगे चलना, मैं आपके साथ आपके पीछे पीछे छाता लेकर चलूंगी। ओहो, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। इतनी धूप में चलते चलते मेरी हालत खराब हो गई है और मेरा चेहरा भी लाल हो गया है। अब मुझसे नहीं चला जाएगा। अब मैं यहाँ बैठकर आराम करना चाहती हूँ। लेकिन दीदी, आपने तो कहा था कि आप मोहन अंकल के आम के बागान जाना चाहती हैं, उनके मीठे मीठे आम खाना चाहती हैं और आप यहीं पर रुक गई। दीदी, मुझे आम खाने का बहुत मन कर रहा है। चलिए ना, हम थोड़ा और आगे चलते हैं और मीठे मीठे आम खाते हैं। हाँ, मैंने तुमसे पहले कहा था कि मैं मोहन अंकल के आम के बागान में जाना चाहती हूँ और मीठे मीठे आम खाने के लिए, लेकिन मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं और चल सकूं और इतनी धूप की वजह से मेरा पूरा चेहरा भी लाल हो गया है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ देर यहीं बैठकर आराम करने दो। रीता, तुम मेरे सामने इस तरह छाता लेकर खड़ी हो और तुम्हारे शरीर से कितनी बदबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कितने दिनों से स्नान नहीं किया है। ऐसा क्यों करती हो तुम? रीता, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दीदी, ये आप क्या बोल रही हैं? मैं सच ही तो कह रही हूँ रीता, तुम्हारे पूरे शरीर से बदबू आ रही है। एक तो तुम्हारा चेहरा इतना काला है, ऊपर से तुम स्नान भी नहीं करती हो और तुम्हारे सामने खड़े होने की वजह से मुझे कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इतनी धूप है इसलिए तुम मेरे सामने खड़ी हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने देती। दीदी, ये आप सब क्या बोल रही हैं? आप मेरी बड़ी बहन हैं, इसलिए मैं आपकी बातों को दिल पर नहीं लेती हूँ। लेकिन कभी कभी आप मुझे इस तरह से बातें करती हैं कि मुझे दोबारा आपसे बात करने का भी मन नहीं करता है। आप मेरे साथ रहकर मेरे बारे में इतनी बुरी बात कैसे बोल सकती हैं? क्या आपको नहीं पता कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ? आपको थोड़ी सी भी मेरी कदर नहीं है। अपनी सुंदरता पर इतना भी घमंड मत कीजिए दीदी। वही तो मैं भी सोचती हूँ कि तुम मेरी बहन कैसे हो सकती हो। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, नहीं तो मेरी जो भी बहन होती वो मेरी ही तरह सुंदर होती, न कि तुम्हारी तरह बदसूरत होती। अच्छा, तो ये दोनों बहनें हैं और बड़ी बहन रानी को अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड है, इसलिए वो अपनी छोटी बहन की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करती है। लेकिन अब मैं यहाँ आ गई हूँ। अब मैं इस दुष्ट रानी को इसकी सही जगह दिखा कर रहूंगी। इसके कर्मों का फल इस रानी को जरूर मिलेगा। मैं इस रानी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा कभी भी अपने रूप पर घमंड नहीं करेगी। अरे बाबा रे बाबा, इतनी बूढ़ी हो गई हूँ और ऊपर से मैं गिर भी गई हूँ। मुझे चोट लग गई है। कोई मेरी मदद करो, मुझे उठने में कोई मेरी मदद करो।
दादी, अब आप ठीक हैं? आपको देखकर चलना चाहिए। आपको रास्ते में परेशानी हो सकती है। अब से रास्ते में आप देखकर चलिएगा। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे देखकर मेरे पास कोई नहीं आना चाहता और तुमने मुझे उठने में मेरी मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। रीता, वहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ जल्दी से। तुम्हें सच में अकल नाम की चीज नहीं है। वो बुढ़िया कितनी गंदी लग रही है। लग रहा है कितने दिनों से स्नान नहीं किया है उसने, और उसके हाथ पैर में चोट के निशान भी है, और तुम उसे हाथ लगाकर उसकी मदद कर रही हो। रीता, तुम्हें बिल्कुल भी अकल नहीं है। अब जल्दी से यहाँ से जाओ। तुम्हें मुझे देखकर इतनी घिन क्यों आ रही है? देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड है। इतना घमंड करना भी ठीक नहीं है। मैं इतनी सुंदर हूँ तो क्या मैं घमंड भी ना करूँ? और वैसे भी तुम जैसे गंदे लोगों को समझ में क्या आएगा कि सुंदरता जैसी चीज क्या होती है। तुम जैसे लोगों से तो मैं बात करना भी पसंद नहीं करती हूँ। इस रीता की वजह से मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। दीदी, ऐसा मत बोलिए। वो हमसे बड़ी है और आपको उनसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। रीता, तुम्हें मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जो काला है उसे काला ही बोलेंगे ना, और जो गंदा है उसे गंदा ही बोलेंगे। तो तुम्हें इसमें क्या दिक्कत हो रही है? तुमने एक बुढ़िया का अपमान करके ठीक नहीं किया। ऐसा लगता है तुम्हें अपने रूप पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, लेकिन लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आज जिस अवस्था में मैं हूँ, कल तुम भी इसी अवस्था में रहोगी। तुम्हारी सुंदरता स्थिर नहीं रहेगी। जिस रूप की वजह से तुमने मेरा अपमान किया है, तुम अपने इस रूप से नफरत करने लगोगी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपने ऊपर ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। दीदी, आपको बूढ़ी दादी का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम चुप रहो। जितनी बड़ी हो नहीं उतनी बड़ी बातें बोलती हो। तुम्हें यहाँ पर मैंने ये छाता पकड़ने के लिए खड़ा किया था और तुम उस बुढ़िया की मदद करने के लिए चली गई। अब मुझे घर जाना है। चलो जल्दी से छाता लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। ये क्या? मेरा पूरा शरीर काला कैसे हो गया? और उस बुढ़िया की तरह मेरे पूरे शरीर में ये काले काले दाग कैसे हो गए? ये सब कुछ क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दी, आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज्यादा भोलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। मन ही मन तो तू बहुत खुश हो रही होगी। मेरा ये रूप देखकर मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझसे जलती हो, और मेरा ये रूप देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। अब ज्यादा समय बर्बाद मत करो। मुझे जल्दी से घर जाना है। छाता लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। हे भगवान, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरी सुंदरता कहाँ गायब हो गई है? अब मैं अपना ये चेहरा लेकर बाहर कैसे जाऊंगी? लोग मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं कभी बाहर नहीं जाऊंगी। दीदी, आप रो मत और दरवाजा खोलिए। मैं जल्दी से आपके लिए दवा लेकर आती हूँ और आपके पूरे चेहरे और शरीर पर वो दवा लगा देती हूँ। देखिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। दीदी, आप रोइए मत और दरवाजा खोलिए। मैं आपकी छोटी बहन हूँ और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है रीता। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मेरा ये रूप देखकर बहुत खुश हो रही हो, और तुम खुद चाहती थी कि मेरा रंग भी तुम्हारे जैसा हो जाए, और तुमने जैसा चाहा वैसा हो गया। तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं है और मेरे सामने आकर नाटक कर रही हो। चली जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। रानी, तुमने देखा ना, रूप पर घमंड करने का नतीजा क्या हुआ?
अब तुम कभी भी घमंड नहीं करोगी। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। रानी, मैंने तुमसे कहा था ना, सुंदर होना अच्छा है, लेकिन सुंदरता पर घमंड रखना अच्छा नहीं है। और तुम्हारे साथ वही हुआ। तुम्हारे घमंड की वजह से आज तुम्हारी ये दशा है। मेरा ये रूप देखकर आप भी बहुत खुश हैं माँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, आप वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। आपको तो सिर्फ आपकी छोटी बेटी ही अच्छी लगती है। ये तुम्हारी भूल है। मैंने तुम्हारे लिए ये बनवाया है, इसे लगा लेना। देखते हैं इससे तुम्हारे ऊपर कोई असर होता है या नहीं। दीदी, ये बन गया है। अगर आप कहो तो मैं आपके ऊपर ये लेप लगा दूं, आपको अच्छा लगेगा। रीता का मैंने हमेशा अपमान किया। उसके रंग को लेकर पता नहीं मैंने उसे कितनी बार ताना मारा, लेकिन मेरी बहन ने कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं माना। आज मेरी स्थिति बहुत खराब है, लेकिन मेरी बहन मेरा साथ नहीं छोड़ रही है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि जान से भी ज्यादा प्यार करने वाली बहन को मैं कितना बेइज्जत करती थी। आज भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की ही सजा दी है। माँ सही कहती है, सुंदर होना अच्छी बात है, लेकिन सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नहीं रीता, तुम मुझे हाथ मत लगाओ। सिर्फ मेरा रंग ही काला नहीं हुआ है, बल्कि मेरे पूरे शरीर पर काले दाग हो गए हैं। और वो दाग मुझसे कहीं तुम्हें ना हो जाएं, इसलिए अच्छा यही है कि तुम मुझसे दूर रहो। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ रीता, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने मेरी बातों को कभी दिल से नहीं लगाया और हमेशा निस्वार्थ होकर मेरी हर चीज में मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर देना बहन। आज मुझे पता चल गया है कि ऊपर की सुंदरता से ज्यादा सुंदर मन का होना ज्यादा सुंदर है। तो मैं तुम्हारी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है रीता, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। तुम्हारा मन पानी की तरह साफ है और तुम मन से बहुत ज्यादा सुंदर हो। भले ही रूप में मैं तुमसे ज्यादा सुंदर हूँ, लेकिन रूप की घमंड की वजह से आज मेरी ऐसी हालत है। मुझे माफ कर दो रीता। दीदी, चलिए ना, हम दोनों कहीं बाहर घूम कर आते हैं, आपको अच्छा लगेगा। नहीं रीता, मैं ये रूप लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, आपने ही कहा था कि ऊपर की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, मन से सुंदर होना जरूरी है। ठीक है रीता, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी बात मनवा कर ही रहोगी। चलो, तुम्हें जहाँ जाना है चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अरे, ये तो वही दो बहनें हैं। ये तो आपस में बहुत ही खुश लग रही हैं। लगता है बड़ी बहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। मुझे इन्हें माफ कर देना चाहिए। नहीं, एक बार मुझे उस लड़की की परीक्षा ले लेनी चाहिए, तभी मैं सोचूंगी कि उस लड़की को माफ करना चाहिए या नहीं। अरे, ये तो वही लड़की है। उस दिन तो अपने रूप को लेकर बहुत घमंड खा रही थी, और आज देखो, ये लड़की तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? क्या ये सच है? बूढ़ी दादी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरी दीदी के बारे में कुछ भी मत कहिए। मेरी दीदी अब पहले जैसी नहीं रही हैं। उनका मन मेरी तरह साफ हो गया है और वो अपनी सुंदरता को लेकर भी घमंड नहीं करती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी दीदी के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। रीता, बूढ़ी माँ को कुछ मत बोलो। बूढ़ी माँ सही तो कह रही है।
एक दिन था जब मैंने उनके रंग रूप को देखकर उनका मजाक बनाया था, और आज का दिन है जब वो मेरे रूप को देखकर मेरा मजाक बना रही हैं। बूढ़ी माँ सही कह रही हैं, ये मेरे घमंड का ही नतीजा है। बूढ़ी माँ, आपने मुझे सही कहा, मेरे घमंड की वजह से ही मेरे चेहरे की ये दशा हो गई है। अगर मैं आपका अपमान नहीं करती तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ होता। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बूढ़ी माँ, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तुम्हारी बहन ने सही कहा, तुम बदल चुकी हो और तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। ये देखकर मैं और तुम्हारी बहन बहुत खुश है। मैं तुम्हें बस यही बताना चाहती थी कि अपने रूप को लेकर कभी घमंड मत करो और दूसरों का अपमान मत करो, और तुम्हें ये सीख मिल गई है, इसलिए अब तुम पहले की तरह ही हो जाओगी। अरे दीदी, आपका रंग तो पहले की तरह ही हो गया। आप पहले की तरह सुंदर दिख रही हैं और आपके चेहरे से सारे दाग गायब हो गए। क्या तुम सच कह रही हो रीता? इसका मतलब वो बूढ़ी माँ कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी। उन्होंने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरे साथ ऐसा किया था, और उनकी वजह से ही मुझे सुंदरता की असली भाषा समझ में आ गई। जैसे ही मैंने अपना मन साफ किया, मेरी सुंदरता बाहर से भी दिखने लगी।